गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पर्वत प्रदेश में पावस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। बच्चों, हमने पाठ आप लोग को पढ़ाया, पाठ का भावार्थ समझा, लेखक परिचय देखा। आज हम लोग अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न में पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पावस ऋतु मतलब बारिश के ऋतु में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं उसका वर्णन करना है। मैं बताई थी पाठ में, कविता में हम लोगों ने पढ़ा था भावार्थ में कि कैसा कभी धूप, कभी छाँव, कभी बादल, धुंध, ये तरह तरह का, कभी चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। तो इसी का वर्णन हम लोगों को करना है। पावस ऋतु में प्रकृति में प्रकृति अपना पल पल रूप बदलती है, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छाया, कभी धुंध, इस तरह कभी चारों तरफ हरियाली, ऐसा मौसम दिखाई देता है। बीच में जब बादल छटते हैं तो चमत्कार धूप दिखाई देती है। वही वर्णन कर रहा है कि जब बादल हट जाता है तो कभी धूप हो जाता है, कभी धुंध छा जाता है, तो बारिश हो जाती है। ये लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न 2, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया? मेखलाकार, मैं आपको बताई कि मेखलाकार का अर्थ होता है करधनी के आकार। मेखलाकार मतलब करधनी के आकार का। तो करधनी के आकार का ये राउंड जो रहता है पर्वत का, पहाड़ी का, उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह मेखलाकार पर्वत जो है रहता है। मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है करधनी के आकार का, ठीक है। इस शब्द का यहाँ क्यों प्रयोग किया गया है, पूछा गया है तो क्यों प्रयोग किया है कि पर्वत का भी आकार जो है करधनी की तरह ही होता है, इसलिए यहाँ मेखलाकार शब्द का प्रयोग किया गया है। मेखलाकार पर्वत का अर्थ है गोलाई लिए हुए, ऐसे ऐसे करते हुए जो जाता है, इसलिए इसका नाम मेखलाकार है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, सहस्त्रदृक् सुमन से क्या तात्पर्य है? सहस्त्रदृक् सुमन, कवि ने इस पद का प्रयोग क्यों किया है? सहस्त्रदृक् सुमन से कवि का क्या तात्पर्य में? सहस्र मतलब कितना, क्या होता है? हजारों। कवि का तात्पर्य पुष्प के समान हजारों आंखों से, दृक् सुमन, हजारों आंखों से यानी पुष्प रूपी आंखों से है। कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वत की सुंदरता दिखाने के लिए किया है कि जो पर्वत पे फूल खिले हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सहस्त्रों जो है अपनी आंखों से पुष्प देख रहा है। नेक्स्ट है कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता एक विशाल फैले हुए दर्पण के साथ दिखाई है कि कैसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे विशाल दर्पण है, नीचे दर्पण प्रतीत हो रहा है। तालाब जो है उसका पानी जो झरना से झर रहा है, वो पानी, इकट्ठा पानी जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो दर्पण जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि तालाब के शांत जल पर विशाल पर्वत की छवि, जो जल हिलता डुलता है तो उसमें अपने बिंब को हम नहीं देख सकते, लेकिन जब जल शांत रहेगा, रुका हुआ रहेगा, तो उसमें अपने बिंब को देख लेंगे। तो जो पर्वत अपने छाया को देख रहा है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कवि ने फिफ्थ क्वेश्चन है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं? ऊंचे पर्वत के हृदय से, उर मतलब हृदय, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं कि उनमें ऊंचा उठने की इच्छा है, ठीक है। वे इस बात को प्रतिबिंबित कर रहे हैं कि पर्वत पर बहुत ऊंचे वृक्षों का वन है। वे आकाश को कुछ चिंतित होकर ताक रहे हैं, जैसे एकदम शांत ऊंचा उठने की इच्छा से जो है आकाश को कुछ चिंतित होकर देख रहे हैं। जैसे किसी शांति के बाद अचानक तूफान आता है, उसी तरह वो शांत भाव से जैसे लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है, वो पर्वत को देख रहे हैं। नेक्स्ट है शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? शाल के वृक्ष, पहाड़ी क्षेत्रों में जो वृक्ष होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शाल के वृक्ष। तो वो क्यों? क्योंकि भूमि पर अंबर टूट पड़ा है। भूमि पर अंबर मतलब आकाश टूट पड़ा है, और वृक्ष आकाश की ओर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनमें
इसलिए आज साल के पेड़ भयभीत होकर धरती में अंबर टूट पड़ा, यानी अचानक खूब घनघोर। अंबर टूटना का मतलब बारिश, खूब बारिश होने लगी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बारिश होने में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साल के वृक्ष भी जो है धरती में धंस गए हैं, अर्थात घने बादल धरती के इतने करीब आ गए हैं कि सब कुछ इनमें ढक गया है। इससे प्रतीत होता है क्या क्या बताया गया है कि बारिश अंबर जब आकाश पे धरती पर आ गया है तो सारे साल के वृक्ष डर से धरती में धंस गए, छुप गए हैं। नेक्स्ट है 7, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? पर्वत के गौरव का, पहाड़ के गौरव का गान कर रहे हैं। और उसकी तुलना किसकी की गई है? मोती की लड़ियों से की गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ऊपर से मोती की लड़ियां झर रही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव जो हम लोग अर्थ पढ़े हैं, भावार्थ वो है टूट पड़ा भू पर अंबर। इस पंक्ति का भाव है कि आकाश जो है धरती पर टूट पड़ गया, बादल जो है पूरा धरती पे आ गया नीचे, और अचानक आने से क्या हो गया? मूसलाधार वर्षा होने लगी है। फिर देखिए दूसरे का है, समझ में आ गया? है टूट पड़ा भू पर अंबर, मतलब अंबर जो है आकाश धरती पर नीचे आ गया है। नेक्स्ट है, यो जलदयान में विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यो जलदयान में इस तरह से अपने बादल रूपी, ऐसा लग रहा है जलदयान मतलब बादल रूपी विमान में बैठ करके इंद्र भगवान जो बारिश के देवता हैं जिन हैं, वो अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। इंद्रजाल से आकाश में घूम घूम कर क्या कर रहे हैं? पानी बरसा रहे हैं, तरह तरह का प्रकृति का रूप जो है परिवर्तित कर रहे हैं। नेक्स्ट है, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहाँ क्या बताया गया है कि पर्वत के हृदय से उठ उठ कर कौन देख रहा है? ऊंचा उठने की कामना से वृक्ष क्या कर रहे हैं कि आकाश पर ऊपर देख रहे हैं। जैसे ऊंचा उठने की कामना से वो आकाश को ऊपर एक टक देख रहे हैं और वो चिंतित लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ किसी चिंता में डूबे हुए हैं और तूफान आने वाला है। क्लियर? बच्चों देखिएगा यहाँ कविता का सौंदर्य बताया गया है कि इस कविता की सुंदरता क्या है। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? मानवीकरण अलंकार मतलब पर्वत, पहाड़, नदी को मानव से तुलना करके कैसे बताया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि प्रकृति जो है जड़ है, पर मानवीय भाव और क्रियाओं को उस पर दिखाया गया है, वही मानवीकरण होता है। प्रस्तुत कविता में मानवीकरण अलंकार का अत्यंत सुंदरता से प्रयोग किया गया है। जो दृग सुमन अवलोक रहा है, दृग सुमन में गिर का गौरव गा गा कर झरझर, गिर के उर से उठ उठ कर झांक रहे इत्यादि में पर्वत जो है आंखें फाड़ कर देख रहा। पर्वत की आंखें नहीं है, लेकिन मानवीकरण करके क्या बोला गया है कि पर्वत जो है अपनी आँखों को फाड़ कर देख रहा है। झरनों द्वारा गौरव गान करना, झरना गाना नहीं गाता है लेकिन गौरव को गान करना दिखाया जा रहा है। तो ये यहाँ पे मानवीकरण किया गया है कि पहाड़ों का गान कर रहा है और पेड़ों द्वारा आकाश को देखना कि ऊपर आकाश को चिंतित होकर देख रहे हैं। इसमें मानवीय क्रियाओं को दर्शाया गया है, यानी मानवीकरण किया गया है इन पंक्तियों में। ठीक, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर करता है? कविता का सौंदर्य इन सभी बातों पर निर्भर करता है। किस पर? कविता की सुंदरता। अनेक शब्दों की आवृत्ति, कविता सुंदर क्यों लगी? अनेक शब्दों की आवृत्ति होने पर मतलब एक ही शब्द को बार बार आया। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जैसे बार बार, जैसे यहाँ पर झरझर है ना, वैसे ही शब्द को। इसके अतिरिक्त विभिन्न अलंकारों और रसों से इसका अर्थ व्यापक हो जाता है।
सुंदरता बढ़ जाती है। शब्दों की चित्रमयी भाषा पर, चित्रमयी भाषा होने से कविता सौंदर्य बढ़ जाता है, मतलब कि चित्रात्मक रूप से चलचित्र के रूप में प्रस्तुत करता है। चित्रमयी भाषा, जैसे बोले ना कि कविता, ये बताया गया है कि ये कविता जो है, लेखक जो है, कवि जो है सुमित्रानंदन पंत की कविता, अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप पहाड़ी प्रदेश में ही चले गए हो, कक्षा में ना बैठ करके आप पहाड़ी स्तर हिल स्टेशन पर चले गए हैं, ऐसा प्रतीत होगा। तो चित्रात्मक रूप से अपने चलचित्र की भांति समझ रहे हैं। फिर कविता की संगीतात्मकता पर, कविता की संगीतात्मकता से कविता का सौंदर्य में चार चांद लग जाता है, यानी इसमें संगीत के सुरों की मादकता आ जाती है। कविता में संगीतात्मक ना हो तो पाठक को पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, जो गा के पढ़ेगा कविता तभी हमें अच्छी लगेगी। ठीक, कवि ने, देखिए थर्ड क्वेश्चन है कविता का सौंदर्य में, कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है। पावस ऋतु का मतलब बारिश के ऋतु का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है हमारे सामने, और ऐसे स्थलों को छांट कर लिखिए। यहाँ कवि ने क्या है, मेखलाकार जो पर्वत है उसके बारे में बताया है कि मेखलाकार पर्वत है, और दर्पण सा फैला विशाल तालाब है, ताल के बारे में बताया गया है, और सुंदर झरनों के बारे में बताया गया है। पर्वत के हृदय पर ऊंचे ऊंचे जो है पर्वत खिले हैं, वृक्ष लगे हैं, उनके बारे में बताया गया है। ये सब चित्रात्मक वर्णन किया गया है कि ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये सब चित्रात्मक वर्णन किया गया है। क्लियर? तो बच्चों, आज हम लोग अपने पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखें। आप घर पे कविता जो पढ़ाया गया है उसके भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग सहित अच्छे से तैयार करेंगे, और अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, और पाठ लिख करके पाठ के प्रश्नोत्तर, लेखक परिचय, शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर लिखकर पाठ को पूरा करेंगे। धन्यवाद।